है गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स ग्रो। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों देखो गाइस, ये PT 365 का अपडेट वर्जन 2 है जो मई और जून को कवर कर रहा है। दोस्तों किसको? मई और जून को कवर किया हुआ है इसने। मई और जून को कवर किया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है गाइस, सो प्लीज़ मेहनत करते रहिए, डू वर्क हार्ड एंड गो अहेड। ठीक है गाइस, देखो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी का पोर्शन है गाइस। इकोनॉमी ये कह रहा है फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में क्या है, स्टेट फाइनेंस का क्या रोल है फिस्कल पॉलिसी में। दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट ने इशू किया है एक फ्रेश गाइडलाइन। कौन सा? इसका नाम है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि एक ऐसी स्कीम है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी किसके लिए? फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, यानी कि 2021-22 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2022। और देखो न्यूज़ में किया है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये क्या होगा? 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। इन 50 साल के लिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। सबसे देखो जो मेन बातें दोस्तों वो पढ़ते हुए निकलो अब, ठीक है, उनको ध्यान देते हुए निकलो अच्छे से। ऐसा नहीं कि पूरा आप उसको एलोबरेट करके पढ़ेंगे, आप कॉम्प्रहेंसिव वे में नहीं पढ़ सकते हो बिकॉज यू हैव नो टाइम एट दिस टाइम, नॉट इट। देखो इसका अमाउंट कितना? 12,000 करोड़ का है। ये 12,000 करोड़ की वैल्यू है। तो क्वेश्चन ऐसे अराइज होगा कि कितने ईयर्स के लिए 50% मतलब 50 ईयर्स के लिए कितने साल के लिए? तो आपको 25, 40 ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 12,000 करोड़, यानी कि जो अमाउंट है इसका 12,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। और स्कीम जो था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ऐसा इतना अमाउंट इन्होंने क्या किया? होल्ड किया हुआ था। ठीक है, ये हेल्प क्या करेगी? ये सस्टेन करने के लिए स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर को ड्यूरिंग पैंडेमिक ईयर, जो पैंडेमिक ईयर गुजरे हैं हमारे, गुजर रहे हैं अभी भी, ये उसको सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगी। दोस्तों दूसरा क्या है? ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार देगी दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट देगी। किसके लिए? पुअर एंड अनस्किल्ड लोग, जो पुअर एंड अनस्किल्ड पीपल हैं, अनस्किल्ड पीपल्स के लिए क्या करेगी? रोज़गार दिलाएगी। और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लाइक कैसे? फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि आपकी फ्यूचर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाएगी। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी इससे दोस्तों, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है इस, और इससे हमारी जो GDP ग्रोथ है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होगा? वो हाई होगा, तेज़ होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इस स्कीम को 2021-22 तक के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आता है स्टेट रेवेन्यू का? देखो ये सोर्सेज हैं स्टेट रेवेन्यू के। टैक्स रेवेन्यू से पैसा आता है स्टेट के पास, और उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आता है स्टेट के पास। उसके बाद कुछ ग्रांट मिलती हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। ये 3 सोर्सेज हैं। नंबर 1 टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट्स। अब देखो टैक्स रेवेन्यू के कितने पार्ट हैं। टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है दोस्तों? ये स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू होता है। दूसरा टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, जो टैक्स सेंटर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। और टैक्स जो स्टेट लगाता है, इनकम टैक्स होता है, उसका इनकम पर टैक्स होता है। दूसरा टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगाता है। दूसरा ये जो टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विस पर टैक्स होता है। ये टैक्स किसके हैं? स्टेट के खुद के टैक्स हैं, जो स्टेट टैक्स लगाता है और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है गाइस। ठीक है, ये स्टेट का रेवेन्यू क्या है? सोर्सेज है। नॉन टैक्स रेवेन्यू से क्या है? जैसे डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम PSE से आता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, या फीस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आता है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं भी आप किसी भी स्टेट में कोई भी डिजास्टर आ गया, लाइक फ्लड है, अर्थक्वेक है, या इस तरह की कोई भी डिजास्टर आ गई, आई होप ऐसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ गई, तो डिजास्टर रिलीफ ग्रांट मिलता है। ये ग्रांट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। लोकल बॉडीज़ के लिए कुछ ग्रांट मिलता है। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता है, जो डेफिसिट हो जाता है उसका भी ग्रांट सेंटर से मिलता है स्टेट के लिए। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। आई टोल्ड यू अबाउट दिस सोर्स का, स्टेट रेवेन्यू का सोर्सेज गाइस। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? देखो मैं पहले बता चुका हूँ। देखो एम्प्लॉयमेंट में ये बहुत ज़्यादा भाग लेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे। 5 times मोर पीपल देन द सेंटर दे विल बी एम्प्लॉयड एंड दे आर ऑल्सो द बिगर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। ये जो सेक्टर्स हैं। एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी? स्टेबिलिटी बनेगी। माइक्रो इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा डेप्ट सस्टेनेबिलिटी होगी। लाइक देखा हाई डेप्ट टू GDP रेशियो देखा जा रहा है पैंडेमिक की वजह से, जिससे क्या है
स्टेट क्या है, क्या कर पा रहे हैं, दे कैन नॉट अरेंज रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इससे क्या होगा, डेब्ट की सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहेगी दोस्तों, बिकॉज दे स्पेंडिंग देयर रेवेन्यू ऑन क्रिएटिंग न्यू एसेट्स एंड प्रोवाइड बेटर एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ देयर रेजिडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाई डेब्ट जीडीपी रेशियो एमिजिस्ट एंड पैंडेमिक। तो देखो अब इशू क्या है स्टेट के साथ, स्टेट फाइनेंस के साथ इशू देख लो क्या क्या। शॉर्टफॉल ऑन टैक्स कलेक्शन, प्रॉब्लम कहाँ है कि भैया टैक्स कलेक्शन का बहुत शॉर्टफॉल है। डाटा सजेस्ट करता है देयर इज फॉल इन ग्रॉस टैक्स कलेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बाई 1.5% ऑफ जीडीपी। यानी कि अगर देखा जाए तो शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में, बिकॉज शॉर्टफॉल ऑन टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट, ये जो ग्राफ में आप देख सकते हो इस तरीके से 2001 से लेके ग्राफ दिया हुआ है 2018 तक, 17-18 तक का ग्राफ है दोस्तों। ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो गिवन है ये वाले, और ये क्या है, ये रेशियो दे रखा है ओन रेवेन्यू जनरेटेड का, कैसे क्रिएट होता है दोस्तों। दूसरा जीएसटी जो है दो मेन सोर्स है किसका, टैक्स रेवेन्यू फॉर द स्टेट का। अगर बात करें 15 से 25% लोअर टैक्स लगता है रेवेन्यू कलेक्शन इन, इट हैव द कैट विटनेस 15 to 25% लोअर टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड इन 2021। 15 से 25% रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ है। देखो यहाँ देख लो एवरेज शेयर है टोटल रेवेन्यू रिसिपेंट्स का, स्टेट्स ने ओन एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस का, और स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है गाइस, तो देख सकते हो 2015-20 में देखो सबसे ज़्यादा स्टेट ने अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया 45.37%। उसके बाद शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस है 27.89%। उसके बाद स्टेट ने खुद का नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 7.96%, और ये 18.87% ग्रांट मिला है सेंटर से दोस्तों। ठीक है, और समझो आगे क्या है। देखो राइजिंग शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्जेस की बात कर रहे हैं, ये एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस की बात कर रहे हैं, एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एंड टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है। इस तरीके से ये वेरी हुआ है, कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है हल्का सा, उसके बाद ये थोड़ा घट गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर अब बढ़ गया है, फिर अब घट गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये घट गया है, 20 में बढ़ा था और 19 में सेम था, 19 और 21 के लिए सेम है। ठीक है, अब देखो लोअर शेयरिंग ऑफ स्टेट एंड डिविजिबल पूल। सबसे बड़ी बात क्या है, जो डिविजिबल पूल है जहाँ पैसा बढ़ता है सेंटर से, उसमें क्या है स्टेट की शेयरिंग बहुत कम है, यानी कि ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑफ सेंटर ऑन सेस एंड सरचार्ज द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जीटीआर में क्या है, इट्स शार्पली फ्रॉम 36.6% था कब, फाइनेंशियल ईयर 19 में, अब 20 में हो गया 32.4%, यानी कि घट गया है। जो डिविजल पूल में शेयर ऑफ स्टेट है वो घट गया, पहले था 36.6% फाइनेंशियल 19 के लिए, अब हो गया दोस्तों 2020 में 32.4%। ठीक है, और क्या है, ये बोरोइंग में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द 2015-21 की बात करें 20% और द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट हैज़ बीन मीट थ्रू बोरोइंग। 20% जो है बोरोइंग से मिला है, लाइक जैसे पंजाब ने 45%, हरियाणा 30%, वेस्ट बंगाल 30%। ये क्या है, दिस हैव बोरिंग टू मीट देयर एक्सपेंसेस, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस करने के लिए बोरो किया, उधार लिया है। आरबीआई हैज़ वांटेड अबाउट राइजिंग पब्लिक डेब्ट एट स्टेट लेवल बिकॉज पब्लिक डेब्ट एज इज शेयर ऑफ स्टेट्स इट हैव ओन रेवेन्यूज इनक्रीज सिंस 2014। इन्होंने 2014 से अपना रेवेन्यू बढ़ाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो गाइस, तो ये स्टेप टेकन लिया गया है कोविड-19 को स्टेट फाइनेंस को मजबूत करने के लिए इन द वेक ऑफ कोविड-19। अब रेज बोरोइंग लिमिट्स, ये बोरोइंग लिमिट्स क्या कर रहे हैं, अपनी रेज कर रहे हैं। सेंटर हैज़ रेज बोरोइंग लिमिट्स फ्रॉम स्टेट फॉर द करंट फिजिकल टू 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम 38%, यानी कि जो जीएसडीपी है अब कितना कर दिया दोस्तों, 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया, कितना 5% कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो गाइस ये हो गया जीएसडीपी 3% है, एट 3% एट प्रेजेंट है। ठीक है, जो 4 ट्रिलियन करीब अराउंड था, 4 ट्रिलियन के आसपास, कैरिंग आउट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स। अब दूसरी बात करें, इंक्रीमेंटल बोरिंग जो था बियॉन्ड 3.5% ऑफ जीएसडीपी, इंक्रीमेंटल बोरिंग कितने 3.5% था जीएसडीपी का। इट लिंक टू रिफॉर्म अंडरटेक बाय द स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड। किसके लिए, वन नेशन वन राशन कार्ड को इंक्लूड करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म एंड स्टेप्स रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। 15वां जो फाइनेंस कमीशन है गाइस, उसने क्या रिफॉर्म किया,
उन्होंने कहा कि भैया इंक्लूडिंग यूनिवर्सलाइजेशन, आप वन नेशन वन राशन कार्ड है उसका पहले तो यूनिवर्सलाइजेशन कर दो, मतलब एक ही कार्ड होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया के, पैन इंडिया बेसिस पे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रिफॉर्म करो, कि आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये रिफॉर्म होगा, जिससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बढ़ेगा दोस्तों, जिससे ग्रोथ रेट बढ़ेगी हमारी कंट्री की। आरबीआई के क्या मीजर है, आरबीआई ने कि टू अनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू बेटर मैनेज देयर फिजिकल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ देयर कैश फ्लो एंड मार्केट बोरोइंग, सर्टेन रिलैक्सेशन आर बीइंग परमिटेड विद रिगार्ड टू अवेलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ है उसको क्या किया, अवेलमेंट कर दिया, फिजिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, उसको उसके जो नॉर्म्स हैं उसको रिलैक्स कर दिया, उसको परमिट कर दिया, कैश फ्लो कर दिया मार्केट बोरोइंग के बेस पर दोस्तों। अकॉर्डिंगली देखा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो थे किसके, ओवरड्राफ्ट की, नंबर ऑफ डेज ओवरड्राफ्ट इन ए क्वार्टर इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 36 टू 50 डेज। ओवरड्राफ्ट का जो टाइम था वो 36 से कितना कर दिया, 50 डेज बढ़ा दिया, 36 से 50 डेज उसका टाइम बढ़ा दिया ओवरड्राफ्ट का। और उसके जो कॉन्जुगेटिव डेज थे ओवरड्राफ्ट के दोस्तों, कहाँ से 14 से 21 डेज, यानी कि 14 से 21 डेज कर दिया गया। वेज एंड मीन्स एडवांस की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आ सकता है, वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट्स ऑफ स्टेट हैव बीन एनहेंस। ये भी वेज एंड मीन्स जो एडवांस लिमिट है इसको भी इनहेंस कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। ये क्या था, ये आरबीआई के मेजर्स थे जो आरबीआई ने लिए दोस्तों, ठीक है। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर में भी इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज अराउंड 80,000 करोड़ टू द स्टेट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एज ग्रांट। उन्होंने 80,000 करोड़ रुपये स्टेट के लिए अंडर नेशनल हेल्थ मिशन में एज ए ग्रांट दे दी, 80,000 करोड़ रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखो कंप्लीट होगा, दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डिफिसिट। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, देखो न्यूज़ में क्यों है कि डिबेट है वेदर इंडिया शुड अंडरटेक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट बाय द आरबीआई गिवन द हॉटेस्ट इकोनॉमी कॉज बाय सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस, ठीक है। कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से ये क्या है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट की वजह से है। अब मोर न्यूज़ क्या है, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 9.3% ऑफ जीडीपी इन 2020-21। क्या है, फिस्कल डेफिसिट इंडिया का 9.3% रिकॉर्ड किया जा चुका है, कितनी, अपनी जीडीपी का। वहीं 2021-20 के लिए क्या है, द डेफिसिट हैज़ बीन पुट एट 6.8%। ये ध्यान रखना, वो पूछ सकता है, ये डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है 6.8% और 9.3% ऑफ जीडीपी का फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए दोस्तों, ठीक है। 22 के लिए 6.8% है। अब देखो देयर हैव बीन डिबेट्स ऑन हाउ टू फाइनेंस द ग्रोइंग फिस्कल डेफिसिट। ये डिबेट चालू है कि नीड टू प्रोवाइड एडिशनल स्टिमुलस टू द इंडियन इकोनॉमी एंड एमिड ऑनगोइंग, यानी कि भैया आपको नेगेट अगर बात करनी है तो आपको एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ेगा आप इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। अगर आपको ग्रोइंग बढ़ानी है, आपको फाइनेंस बढ़ाना है, आपको ग्रोइंग फिस्कल डेफिसिट को आपको अगर स्टेबल रखना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा, एडिशनल पैसा, एडिशनल लिक्विडिटी इंडियन इकोनॉमी में क्या करनी पड़ेगी, इंसर्ट करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट क्या है दोस्तों, समझो इसको। ये फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट जो दोस्तों ये है, ये इनकरिंग डेब्ट होता है, एक्सपेंडिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, दूसरा होता है मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट का, ठीक है। ये होता है इनकरिंग डेब्ट, एक्सपेंडिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल। अब इनकरिंग डेब्ट क्या है, बोरिंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स बाय इशूइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड, ये होता है इनकरिंग डेब्ट। और एक्सपेंडिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, ये होते हैं सच एज रेजिंग टैक्स, यानी कि जो टैक्स को रेज करते हैं, टैक्स को रेज करने से, बढ़ाने से जो आता है वो एक्सपेंडिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। वहीं मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये क्या है भैया कि पैसा जो है सेंट्रल बैंक प्रिंट करे, ज़्यादा पैसा छापे, तो यह मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब इनकरिंग डेब्ट का क्या है, दो डेब्ट है इसमें, नंबर एक इंटरनल डेब्ट, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल डेब्ट क्या है, ये बोरोइंग विद इन द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में ये उधार लेंगे, और एक्सटर्नल मतलब है ये बाहर आउटसाइड द कंट्री, यानी वहाँ से बोरोइंग लेंगे, ये एक्सटर्नल डेब्ट हो गया। वही मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल्स के दे हैव टू, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मोनेटाइजेशंस। टू फिनोमिनाज हैं, नंबर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या है, ये इनडायरेक्ट जो फिनोमिना है मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट का, ये ओपन मार्केट OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू होता है। इसमें क्या है, आरबीआई बाई करता है बॉन्ड्स को, आरबीआई क्या करता है, खरीदता है बॉन्ड्स को फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, कहाँ से,
आरबीआई सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड को खरीदेगा बाई प्रिंटिंग फ्रेश मनी टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी। किससे, कैसे बाई करेगा, मतलब खरीदेगा, मतलब बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से, कैसे, वो फ्रेश मनी को प्रिंट करेगा एंड जो इन्फ्यूज करेगा किसको, लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए दे हैव प्रिंटिंग द फ्रेश मनी एंड इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन द मार्केट, दैट इज इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। दूसरा डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होगा दोस्तों, आरबीआई डायरेक्ट परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड। आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, कहाँ से, प्राइमरी मार्केट से। देखो इनडायरेक्ट में कर रहा था सेकेंडरी मार्केट से, बाई बॉन्ड करेगा, और इसमें प्राइमरी मार्केट से बाई प्रिंटिंग मनी टू फिनिश द स्पेंडिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो नीड है गवर्नमेंट को स्पेंड करने के लिए फिनेंस की, मनी की, उतना पैसा प्रिंट करेंगे और प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज करेगा आरबीआई। ये क्या है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या है ये समझो। अगर हम बात करें एक सिनेरियो में कि सेंट्रल बैंक प्रिंट करेगा करेंसी टू द ट्यून ऑफ एकोमोडेटिंग मैसिव डेफिसिट, किसके लिए, एकोमोडेट करने के लिए जो डेफिसिट है, एंड स्पेंड करेगा कौन, गवर्नमेंट, स्पेंड करेगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो होगा गवर्नमेंट प्राइवेटली क्या करेगा, इट प्लेस बॉन्ड्स विद द सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट, दैट इज डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या है, इट मे नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व एक्चुअल प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एज द सेंट्रल बैंक। जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल प्रिंटिंग करे करेंसी का, और नहीं भी कर सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सिंपली क्या है, इट कुड बी सिंपली क्रेडिट द गवर्नमेंट्स अकाउंट एंड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री। सॉरी गाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट के एंट्री के थ्रू भी ये क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो ये क्या है, इससे ये एक्सरसाइज होगी, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन टोटल मनी सप्लाई। इस सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज आल्सो रेफर टू हेलीकॉप्टर मनी। इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मनी। ये मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है वह लार्ज सम ऑफ न्यू मनी आर प्रिंटेड टू स्टिमुलेट एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए क्राइसिस लाइक ए रिसेशन। मतलब भैया हेलीकॉप्टर मनी से मतलब समझो, हेलीकॉप्टर मनी है भैया कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर लिया आपने, मतलब लार्ज सम ऑफ न्यू मनी आर प्रिंटेड, किसके लिए, कि आपने ये पैसा स्टिमुलेट करना है, यानी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए, रफ्तार बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग ए क्राइसिस के दौरान। तो क्या होगा, इट इज़ लाइक ए रिसेशन। ये भी एक क्या कहलाएगा, रिसेशन कहलाएगा। अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, इट इज़ हेलीकॉप्टर मनी व्हेन लार्ज सम ऑफ न्यू मनी आर प्रिंटेड, दैट इज हेलीकॉप्टर मनी। अब देखो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का डेफिसिट इन इंडिया क्या है। 1997 की बात करें, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या था। देखो इंडिया का जो डेफिसिट था ये ऑटोमेटिकली मोनेटाइज था कब, 1997 तक, 1997 तक दोस्तों। इसमें क्या था, जो एडॉक ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो पहले ये समझो, ये नॉन मार्केट शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, इशू करता है। यानी एडॉक ट्रेजरी बिल वो होते हैं कि ये नॉन मार्केटेबल होते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो एडॉक ट्रेजरी बिल्स हैं ये ऑटोमेटिकली इशू किए जाएंगे किसके द्वारा दोस्तों, आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर। किसके बिहाफ पर, सेंटर के बिहाफ पर ये आरबीआई के द्वारा क्या किए जाएंगे दोस्तों, इशू किए जाएंगे। किस पे, एक फिक्स रेट पर किए जाएंगे, एंड इट रिप्लेनिश द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैश बैलेंस। ये क्या करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कैश बैलेंस को रिप्लेनिश करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी दोस्तों। अब दूसरा समझो क्या है, ये एग्रीमेंट होगा जो बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ये 1997 में हुआ। इट इज़ कम्प्लीट फेसिंग आउट फंडिंग थ्रू एडॉक ट्रेजरी बिल्स एंड द प्रैक्टिस वाज रिप्लेस विद द सिस्टम ऑफ वेज एंड मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल। ये समझो ये जो सिस्टम था 1997 तक तो चला, जो एडॉक ट्रेजरी बिल्स का था। उसके बाद आफ्टर 1997 गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेजरी बिल्स की जगह ये प्रैक्टिस आ गई, कौन सी, वेज एंड मीन्स एडवांस फ्रॉम 1 अप्रैल 1997। 1 अप्रैल 1997 से वेज एंड मीन्स एडवांस वाला सिस्टम रिप्लेस कर गया, एंड ये सिस्टम आ गया ट्रेजरी एडॉक ट्रेजरी बिल्स की जगह, ठीक है दोस्तों। कब से, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1997 से, ठीक है। अब 1997 टू 2006 की बात करो, आरबीआई ने पार्टिसिपेट करा प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इसका मतलब ये है कि सेसेशन ऑफ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन continued in another form as the RBI continued to subscribe to the primary issuance of government securities. That is all about it.
वहीं 2006-18 के बीच की बात करो, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया 2003 में, 2006 और 2018 के बीच FRBM जिसको बोलते हैं दोस्तों फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये इनेक्टेड किया गया बिकॉज ये कम्प्लीटली RBI को रोक रहा था, कम्प्लीटली RBI को बार्ड कर रहा था। क्यों? फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू द प्राइमरी इशुएंस ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2006। यानी FRBM एक्ट ने 1 अप्रैल 2006 से क्या किया, ये RBI की जो सब्सक्राइबिंग पॉलिसी थी वो सब्सक्राइब करता था प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह का, उस पर रोक लगा दी। ठीक है दोस्तों। अब 2018 के बाद देखो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अलाउ हुआ कुछ ग्राउंड्स पर। कैसे? अब FRBM एक्ट को 2017 में, FRBM को दोस्तों 2017 में क्या किया, अमेंडमेंट किया। 2017 में क्या किया, इसमें एक एस्केप क्लॉज ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है जो एस्केप क्लॉज है ये परमिट करता है मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, देन यू कैन ऐड ऑन योर एस्केप क्लॉज विद क्या, परमिट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ठीक है दोस्तों। तो अमेंडमेंट 2017 का FRBM का हुआ, इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी। तो इसमें क्या है, RBI कैन सब्सक्राइब टू द प्राइमरी इशुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन केस, कौन से केस में, गवर्नमेंट एक्सीड द फिजिकल डिफिसिट, अगर गवर्नमेंट ने फिजिकल डिफिसिट टारगेट को अगर बढ़ा दिया है, किस ग्राउंड पे, लाइक अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई खतरा है, या एक्ट ऑफ बार का कोई खतरा है, या नेशनल कैलेमिटी आ गई है, थोड़ा क्लियर करता हूँ, या फिर कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया है, या कोई भी सीवियरली अफेक्ट हो गया है, यानी कि सीवियरली अफेक्ट किया है हमारे देश की इकोनॉमी को फ्रॉम आउटपुट एंड इनकम्स एट्सेट्रा, सॉरी अफेक्टिंग फार्म आउटपुट एंड इनकम एट्सेट्रा, देन यू कैन इशूज एंड यू कैन सब्सक्राइब बाय द RBI एंड RBI कैन सब्सक्राइब द प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे हैं। FRBM एक्ट 2017 का अमेंडमेंट जरूर समझ के जाइएगा। आप देखो रीज़न बिहाइंड डिमांड ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि भैया इसकी डिमांड बढ़ी। देखो फाइनेंसिंग रिकवरी प्रोग्राम लाया गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम है मोनेटाइजेशन कैन सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम, ये जो मोनेटाइजेशन है बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। लाइक ये प्रोवाइड कर सकता है इजी लिक्विडिटी टू द गवर्नमेंट टू डायरेक्टली कवर सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा, ये सबसे बड़ी बात, इजी लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी इजीली गवर्नमेंट प्रोग्राम में क्या कर सकता है, इजीली प्रोवाइड कर सकता है। और ये सबसे बड़ा डिफ्लेशन एंड स्टिमुलेटिंग मॉडरेशन इन्फ्लेशन को मिटिगेट कर सकता है। कैसे? आप प्रिंटिंग करेंगे मनी, तो ये क्या करेगा, मनी मासेस तक, यानी अगर बात करें लिक्विडिटी पहुंच जाएगी मार्केट में, मनी मार्केट तक पहुंच जाएगा। इट कैन लीड टू हायर स्पेंडिंग, जब मनी ज़्यादा मार्केट में होगा, लोगों के पास पहुंचेगा तो ज़्यादा खर्चे करेंगे लोग। इट कैन बी लीड टू हायर स्पेंडिंग एंड इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू बूस्ट ओवरऑल डिमांड। उसमें क्या होगा, जब पैसा लोगों के हाथ में होगा तो ये गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी डिमांड को बूस्ट करे। देखो गाइस, जब पैसा लोगों के पास है तो डिमांड जब बढ़ाएंगे तो क्या लोग ज़्यादा खरीदेंगे ना, पैसा है तो खरीदेंगे। एंड एट द टाइम व्हेन प्राइवेट डिमांड हैज़ फॉलन, उस समय ये भी हो सकता है कि प्राइवेट डिमांड क्या है, गिर जाए दोस्तों, बट ओवरऑल डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी चीज़ समझो, अगर प्रिंट ज़्यादा प्रिंट कर रहे हो मनी को, ये क्या करेगा, ये प्रिंट अगर मनी प्रिंटिंग हो रही है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, ये डिमांड में इंक्रीज करेगा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो प्रोडक्शन क्या करेंगी, इंक्रीज कर देंगी। जब भैया पैसा मार्केट में आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। समझो इस तरीके से, देखो पैसा मार्केट में, मनी मार्केट में आया, लिक्विडिटी बढ़ी, ये मार्केट में पहुंचा, मार्केट में क्या हुआ, डिमांड बढ़ी। डिमांड जब बढ़ेगी दोस्तों तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन क्विकली बढ़ेगा देन विदाउट हैविंग टू इंक्रीज प्राइसेस, कैसे, बिना प्राइस बढ़े क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों। दैट्स ऑल अबाउट सिनेरियो ऑफ बिहाइंड द डिमांड ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। देखो गैस, डिमांड ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे आई एम 100% श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है, सो प्लीज़ देख के जाइएगा। ठीक है, अब समझो। अब दूसरी चीज़ क्या करेगी ये डिमांड, इसका रीज़न क्या है, दूसरा मेंटेन करेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। कैसे, सेविंग्स हैं आपके पास अगर हैं तो इकोनॉमी क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। फाइनेंशियल जो है, फाइनेंसिंग लार्ज डेफिसिट थ्रू इंश्योरेंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करेगी, देन इट कैन सस्टेन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होंगी, इशू होंगी, तो ये क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट को सस्टेन करने की, यानी कि लगातार कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगी। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग
बढ़ जाएगी। सो दिस कुड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट थ्रेटनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन इकोनॉमी। सो ये जो डेब्ट वाला जो सिनेरियो है ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। दूसरी बात, आप इन्फ्यूजन करोगे लिक्विडिटी का, इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम व्हेन इंटरेस्ट रेट कट्स आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंसर्न। इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से क्या होगा, जो प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्रोवाइड करेगा लिक्विडिटी को फाइनेंशियल सिस्टम में, इंटरेस्ट रेट पॉसिबल नहीं है, इसको कम करो। बिकॉज इन्फ्लेशन क्या होगा, वो कंसर्न आ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट आप करेंगे तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न आ सकता है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंसर्न की वजह से, इसलिए आप इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब देखो, कीपिंग इंटरेस्ट रेट लो, इंटरेस्ट रेट आपको इसमें क्या रखना पड़ेगा, लो। क्यों, पैसा जब छापेंगे आप तो देयर इज इनफ मनी गोइंग अराउंड इन द फाइनेंशियल सिस्टम, बहुत ज़्यादा पैसा होगा आसपास। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू टू रिमेन लो। इस तरीके से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो उन्हें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी बोरिंग करने की, लैंडिंग करने की, तो वो रिमेन क्या होगी, इंटरेस्ट रेट लो होगा। और जो लो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, गवर्नमेंट को अलाउ करेगा बोरो द एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट्स। ठीक है, जब लो इंटरेस्ट रखेंगे आप तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट टू बोरो कर सकती है और इन्वेस्ट कर सकती है प्रोडक्टिव एसेट्स में, लाइक रोड्स, हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट बोरोइंग क्या होगी, एक्सपेंड होगी। पीपल टू बोरो एंड स्पेंड लीडिंग टू इकोनॉमिक रिवाइवल। इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए वो क्या करेंगे, मोर देन एक्सपेंडर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, एंड देन दे विल एक्सपेंड द मनी। एंड ये क्या होगा, जब लो इंटरेस्ट रखेंगे तो इट कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन, और जो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस हैं उसको क्या होगा, रिड्यूस होंगे। एंड सम एक्सटेंट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, और ये भी हो सकता है कि महंगाई के चांस बढ़ जाए, कुछ ऐसा मुद्दा भी आ सकता है, क्योंकि बाई इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट्स आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन दैट कैन रिड्यूस बाई दैट डिमांड डिमोनेटाइजेशन दोस्तों, सॉरी डिमांड मोनेटाइजेशन, डेब्ट मोनेटाइजेशन दोस्तों। ठीक है, इसके कंसर्न क्या है ये समझो। देखो बहुत लंबा हो रहा है सेशन। हाई इन्फ्लेशन हो सकता है, कंसर्न रिगार्डिंग यूज ऑफ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, यानी कि मोनेटाइजेशन हाई इन्फ्लेशन कैसे, मोनेटाइजेशन द गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट मे गिव राइज टू अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग एंड मे लीड टू हायर इन्फ्लेशन। ये भी हो सकता है क्योंकि मोनेटाइजेशन जब होगा गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट में तो ये अनप्रोडक्टिव, यानी कि लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरीके से अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग हो सकती है। जो अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग होगी वो हायर इन्फ्लेशन को लीड कर सकती है दोस्तों। दूसरा, एरोड द क्रेडिबिलिटी ऑफ आरबीआई, ये भी होगा, जो आरबीआई की विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो एरोड होगी, क्योंकि क्वांटम एंड टाइमिंग ऑफ मनी टू बी प्रिंटेड बीइंग डिसाइड टू द गवर्नमेंट्स बोर्डिंग रिक्वायरमेंट रादर देन आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी। मे हर्ट फिजिकल प्रूडेंस, ये भी हो सकता है, क्यों, एंड फिजिकल डोमिनेंस भी हो सकता है, इफेक्टिव टू इंक्रीज लिक्विडिटी हो सकता है, एंड सबसे बड़ी बात डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी हो सकता है, क्योंकि अगर सप्लाई डिमांड इम्बेलेंस हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जब इम्बेलेंस हो जाएगी तो करेंसी मार्केट कैन कॉज द इंडियन रुपी टू डिप्रिशिएट। तो जब सप्लाई डिमांड इम्बेलेंस हो गई मान लो, तो क्या होगा, करेंसी जो होगी मार्केट में वो इम्बेलेंस हो जाएगी, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर रही है। करेंसी मार्केट कैन कॉज द इंडियन रुपी टू डिप्रिशिएट। तो करेंसी जो मार्केट है, डिमांड सप्लाई जब इम्बेलेंस हो जाएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो इंडियन रुपये की क्या है, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, वैल्यू उसकी गिर जाएगी दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कंसर्न है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन इंडिया में करने के, ये भी एक फैक्टर है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट इट। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात हो रही है दोस्तों। देखो, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है G7 कंट्रीज़ के साथ। G7 कंट्रीज के साथ मीटिंग हुई है, इसमें एक लैंडमार्क हुआ है, इस पर पहुंचा है कि बैकिंग ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट एटलीस्ट 15%। कितना, कि भैया इंटरेस्ट रेट जो है बैकिंग का वो 15% होना चाहिए, कितना, 15% होना चाहिए। ये न्यूज़ में है इसलिए। अब देखो, पहले ये समझो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। मान लो कोई कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर किसी कंट्री ए में है, ठीक है, और ये क्या करोगी, कंट्री ए इज रिपोर्टिंग इनकम इन कंट्री बी। तो कंट्री ए की जो रिपोर्टिंग होगी, जो हेडक्वार्टर है वो किसको, कंट्री बी की रिपोर्ट करेगा, इनकम करेगा। कंट्री ए इज रिपोर्टिंग इनकम इन कंट्री बी वेयर द रेट्स एट 11%, वहाँ रेट क्या है, 11% है। वहीं ग्लोबल मिनिमम रेट क्या है, वो 15% इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज कंट्री ए वुड टॉप अप द टैक्स एंड कलेक्ट अनदर 4% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम कंट्री बी। तो रीज़न क्या है कि कंपनी ए का जो रेट है वो 11% है, मतलब वो क्या है, बट ग्लोबल मिनिमम रेट है 15%। जो टैक्स कलेक्शन है वो अनदर 4%, वो कहाँ से प्रॉफिट लाएंगे, कंपनी के प्रॉफिट से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे दोस्तों।
एंड फ्रॉम कंट्री बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन कंट्री बी इज रेट एंड द ग्लोबल मिनिमम रेट, दैट इज ऑल अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। समझ गए होंगे? नहीं समझा आप तो एक बार और पढ़ लो, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसको पॉज करके सुन लो, मैं दोबारा समझा दूँ। देखो, कंट्री जो है, एक कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कंट्री ए में है। वो क्या कराएगा, कंट्री ए इज रिपोर्टिंग इनकम इन कंट्री बी, जहाँ पर 11% रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%। और वहीं जो ग्लोबल मिनिमम रेट है वो कितना है? 15% है। देन कंट्री ए वुड टॉप अप द टैक्स एंड कलेक्ट अनदर 4%। कहाँ से? कंपनीज प्रॉफिट। जो कंपनी प्रॉफिट किससे? फ्रॉम कंट्री बी रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ से। जो कंट्री बी की प्रॉफिट कंपनियाँ, वहाँ से वो 4% क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। और ये जो डिफरेंस है बिटवीन कंट्री बीज रेट एंड द ग्लोबल मिनिमम रेट के बीच में, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। दोस्तों, यही कहलाएगा डिफरेंस बिटवीन कंट्री बीज रेट एंड द ग्लोबल मिनिमम रेट। ठीक है दोस्तों, अब देखो अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी समझाते हैं क्या है। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, एक लॉन्ग टाइम ग्रेपल किया विद द चैलेंज ऑफ टैक्सिंग ग्लोबल कंपनीज के साथ। लाइक उन्होंने कहा सच एज गूगल, अमेजन एंड फेसबुक के साथ उन्होंने क्या कि दिस इज चैलेंज ऑफ टैक्सिंग ग्लोबल कंपनीज ऑपरेटिंग अक्रॉस मैनी कंट्रीज। क्या है, ये जो कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा जनरेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, बट पे वेरी लिटिल टैक्स, बहुत कम पे टैक्सेस कर रही हैं ये। क्यों? दे सेटअप ऑफिस फॉर टैक्स पर्पज इन लो टैक्स जुडिक्शन, यानी कि ये टैक्स 7 कंट्रीज़ में इन्होंने क्या किया हुआ है, दे हैव सेटअप ऑफिस अपने, इन्होंने वहाँ सेटअप किए हुए हैं जहाँ पर टैक्स 7 कंट्रीज़ में जहाँ लो टैक्स जुडिक्शंस हैं। तो इनकम फ्रॉम इंटेंजिबल सोर्स लाइक ड्रग, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, रॉयल्टीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज माइग्रेट टू दीज जुडिक्शंस, अलाउइंग कंपनी टू अवॉइड पेइंग हाई टैक्सेस इन देयर ट्रेडिशनल होम कंट्रीज। ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है कि जो इनकम ऑफ इंटेंजिबल सोर्सेज हैं, लाइक ड्रग से जो आ रही है इनकम, पेटेंट से, सॉरी ड्रग पेटेंट से, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, तो ये क्या है, ये पेइंग जो है टैक्सेस अवॉइड कर रहे हैं, वो इस तरीके से बच रहे हैं बिकॉज ट्रेडिशनल होम कंट्रीज़ में वो क्या कर रहे हैं, हाई टैक्सेस हैं, इसलिए उनसे ये बच रहे हैं दोस्तों। अब जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है इज एन एडिशनल टैक्स इम्पोज ऑन लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये टैक्स होगा वो किस पर, लार्ज एमएनसीज हैं उन पर क्या होगा, लगाया जाएगा। और ये पोटेंशियली फोर्सिंग देम टू पे टैक्सेस ऑन कंट्रीज बेस्ड ऑन वेयर देयर गुड्स और सर्विस आर सोल्ड। और ये वहाँ लगाया जाएगा जहाँ वो अपनी कंपनियाँ गुड्स और सर्विस और बेच रही हैं, वेदर दे हैव ए फिजिकल और प्रेजेंस इन दैट नेशन। दोस्तों, इट विल अंडरकट एनी एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग टू लोअर टैक्स प्लेसेस एंड प्रेशर कंट्री टू कन्फर्म टू द ग्लोबल नॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो इट्स ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ समझो कि भैया अदर सिग्निफिकेंट आउटकम्स क्या हैं G7 कंट्रीज के, कार्बिस बाई डिक्लेरेशन, जिसको बोलते हैं कार्बिस बाई डिक्लेरेशन। G7 जो सिक्योर कर रहा है फर्दर 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस अगले 12 महीने में। आइदर वो डोनेट करेंगे सरप्लस सप्लाई और प्रोवाइड करेंगे फर्दर फाइनेंस टू कोवैक्स एंड UN बैक्ड स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। किसमें? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में दोस्तों। G7 टू इंक्रीज देयर क्लाइमेट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। G7 क्या है, इंक्रीज कर रहा है अपना क्लाइमेट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड मीट एंड ओवर ड्यू स्पेंडिंग प्लेज $100 बिलियन ए ईयर टू हेल्प पुअर कंट्रीज कट कार्बन एमिशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि उनका काम क्या है कि क्लाइमेट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी वो स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं $100 बिलियन पर ईयर टू हेल्प जो गरीब कंट्रीज हैं कि वो अपना कार्बन एमिशन कट कर सकें दोस्तों। ठीक है, अब समझो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये G7 कंट्रीज का काम है कि वो बिल्ड कर रहे हैं बैक बेटर वर्ल्ड B3W पार्टनरशिप। ये एक वैल्यू ड्रिवन हाई स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं वो हेल्प करेंगी। कितना? $40 प्लस ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों, किसमें? जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है, जहाँ पर डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है इन डेवलपिंग वर्ल्ड, वहाँ पर ही विच हैज़ बीन एग्रीवेटेड, जो एग्रीवेटेड हो गए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान एम किया है कितना, राइवल चाइनाज बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव के लिए। कितने के लिए? चाइना का जो BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स एम किया दोस्तों। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट समझो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या है। इंडिया इज लाइकली टू बेनिफिट एज द इफेक्टिव डोमेस्टिक टैक्स रेट इज अबव द थ्रेशोल्ड एंड द कंट्री वुड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट
अगर वो इफेक्टेड डोमेस्टिक टैक्स रेट पे रखेगा और अबव द थ्रेशोल्ड तो होगा क्या, इट वुड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। 2019 में क्या अनाउंस हुआ, एक शार्प कट लाया गया कॉर्पोरेट टैक्स में फॉर डोमेस्टिक कंपनी द्वारा, कितना, टू 22% फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू 15%। उसमें 22% था तो टू 22% से कितना कर दिया गया दोस्तों, 15% कर दिया गया। तो द कट्स इफेक्टिवली ब्रॉड इंडियाज हेडलाइन कॉर्पोरेट टैक्स रेट ब्रॉडली एट पर विद द एवरेज 23% रेट इन एशियन कंट्रीज। तो कितना 23% कर दिएगा इन द एशियन कंट्रीज में। अगर भाई आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये क्या है, ये इट विल प्रिवेंट बेस इरोजन ऑफ टैक्स इन द कंट्री। ये क्या करेगा, बेस इरोजन ऑफ टैक्स रखेगा, यानी कि ये जो प्रिवेंट रोकेगा अपने बेस इरोजन ऑफ टैक्सेस को, जो कि आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। आउटबाउंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू क्लो बैक, क्या करेगी, क्लो बैक एनी शॉर्टफॉल एनी टैक्स पेड बिलो 15% ऑफ एनी ओवरसीज बिजनेस ओन बाई एन इंडियन रेजिडेंस। होता क्या है, ये बिलो 15% क्या करेंगे, वो ओवरसीज जो बिजनेस हैं वो क्या करेंगे, ओन जो इंडियन रेजिडेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोएक्टिवली इंगेजिंग विद फॉरेन गवर्नमेंट इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इंडिया क्या है, पहले से ही ऑलरेडी जो डबल टैक्सेशन थ्योरी पे उलझा हुआ है, जो फॉरेन गवर्नमेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करते हैं, अपना पैसा दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं, लाइक सिंगापुर, मॉरिशस, और वहाँ से फिर इंडिया में हमारे देश के लोग इन्वेस्ट कर देते हैं आकर। दैट इज ऑल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट एंड मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू प्लग लूप होल्स। दिस प्रपोजल ऑफ ए कॉमन टैक्स रेट देयर बाई एड्स नो फर्दर बेनिफिट टू इंडिया। अब देखो इसकी वजह से टैक्स लॉस कितना हो रहा है इंडिया के लिए, देखो समझो, ये हो रहा है $10.31 बिलियन का लॉस इन टैक्स एवरी ईयर टू ग्लोबल टैक्स एब्यूज। कैसे, इक्विवेलेंट है ये करीब हमारी 0.41% ऑफ जीडीपी का, जीडीपी का कितना, 0.41% दोस्तों, ठीक है, इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ, क्योंकि हमारी जीडीपी इस समय $3 ट्रिलियन की है दोस्तों। अब देखो लेस देन ग्लोबल एवरेज जीडीपी लॉस है 0.53% है, ठीक है। 8 पर मेंबर डॉलर की बात करें, $8 पर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन 1 बिलियन पर है दोस्तों। ग्रेटर देन रीजनल एवरेज जीडीपी लॉस होगा 0.2%। ब्रेक डाउन ऑफ टैक्स एब्यूज लॉस देख सकते हो आप, $10 बिलियन और $202 मिलियन। दैट्स ऑल अबाउट टैक्स लॉस इनक्योर्ड बाई इंडिया दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो 2018 के बीच की बात है, यूएस कंपनीज बुक्ड हाफ ऑफ ऑल फॉरेन प्रॉफिट इन जस्ट 7 लो टैक्स जुडिक्शन। 7 लो टैक्स, जहाँ पे कम टैक्स आता है उस जुडिक्शन में इन्होंने क्या किया, बुक्ड की, लाइक बरमूडा, कैमन आइलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये 2000 से 2008 की बात है। यूएस कंपनीज बुक्ड हाफ ऑफ ऑल फॉरेन प्रॉफिट्स कहाँ पर, इन जस्ट 7 लो टैक्स जुडिक्शन लाइक बरमूडा एंड अदर कंट्रीज। नीड फॉर ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, नीड क्यों है दोस्तों इसकी समझो। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स हटाने से होगा क्या, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी आएगी, यानी ये एम करेगा कि भैया एंडिंग ए डिकेड लॉन्ग रेस टू द प्रॉब्लम, रेस टू द बॉटम इन विच कंट्रीज हैव कम्पीटेड अट्रैक्ट कॉर्पोरेट जाइंट्स विद अल्ट्रा लो टैक्स रेट्स एंड एग्जाम्पशंस पे काम करेंगे। चेक्स ऑन टैक्स हेवन, चेक होंगे टैक्स हेवन पर। एडिशनल टैक्स रेवेन्यू टू फाइट पैंडेमिक्स, टैक्स रेवेन्यू एडिशनली जनरेट होगा जो फाइट कर सकेगा पैंडेमिक या इस तरह की सिचुएशन से। क्योंकि अगर देखा जाए इस तरीके से गवर्नमेंट को करीब $245 बिलियन का एनुअल ग्लोबल टैक्स हेवन की वजह से गवर्नमेंट को $245 बिलियन का एनुअली लॉस है दोस्तों। और ये इस तरीके से बूस्ट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को। कैसे बूस्ट करेगा दोस्तों, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड ऑफ बिजनेस एंड एनकरेज द कंट्रीज टू कम्पीट द पॉजिटिव बेसिस, क्योंकि बूस्ट होगी इकोनॉमी का, कंपटीशन बढ़ेगा। अलाउ करेगा टैक्सिंग ग्लोबल डिजिटल एमएनसीज पे, ये गिविंग ए राइट टू टैक्स स्लाइस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लार्ज डिजिटल एमएनसीज वगैरह वगैरह। तो ये करेगा टैक्सिंग ग्लोबल डिजिटल एमएनसीज पर, ठीक है दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट इट। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, है क्या OECD एंड ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, आप समझो। अंडर द OECD या G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क या बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात हो रही है, BEPS। इसमें क्या है, 139 कंट्रीज एंड जुडिक्शन आर कोलैबोरेटिंग टू पुट एन एंड टैक्स एवोइडेंस स्ट्रेटेजी। 139 कंट्रीज हैं जो अंडर OECD या G20 के अंडर में काम करते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे, ठीक है। अब क्या है, कोलैबोरेटिंग टू पुट एन एंड टू टैक्स एवोइडेंस स्ट्रेटेजी। इनका कोलैबोरेशन है कि भैया जो टैक्स एवोइडेंस की जो प्रक्रिया है, जो स्ट्रेटेजी है, इसको एंड करो।
एंड एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैच इन टैक्स रूल टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। और ये जो गैप है मिसमैच कर रहा है इसको एक्सप्लॉइट कर दो। भाई बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात करें, इट्स रेफर टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी यूज बाई मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज यानी कि MNEs द्वारा दैट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैच इन टैक्स रूल्स। तो बी बेस इरोजन जो है वो क्या करता है, रेफर करता है टैक्स प्लानिंग के लिए और इस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है दोस्तों। वहीं OECD या G20 जो है इनका इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है बेस्ट इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग्स पे इज वर्किंग टू इम्प्रूव द कोहेरेंस ऑफ इंटरनेशनल टैक्स रूल्स। जो क्या करेंगे, कोहेरेंस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे इंटरनेशनल नॉर्म्स को, ट्रांसपेरेंट करेंगे टैक्सेस को और इन्वायरमेंट को, एंड ये टैक्स चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे क्योंकि दैट इज टाइम फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी दोस्तों। ठीक है, रिसेंटली देखा है तो 130 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, चाइना एंड इंडिया, चाइना, स्विट्जरलैंड भी इसमें शामिल है, हैव जॉइंड ए न्यू 2 पिलर प्लान टू रिफॉर्म इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल। उन्होंने 2 पिलर प्लान क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है, जो इंश्योर करेगा क्या था, मल्टी नेशनल एंटरप्राइज पे शेयर ऑफ टैक्स रिवर ऑपरेट। नंबर 1 पिलर 1 क्या है, पिलर 1 है दोस्तों, पिलर 1 कहता है कि इंश्योर दैट लार्ज MNEs जो हैं इंक्लूड डिजिटल कंपनी पे टैक्स वेयर दे ऑपरेट एंड अर्न प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि भैया ये MNE वहीं पे टैक्स करेंगी जहाँ ये ऑपरेट हो रही है, जहाँ पैसा कमा रही है। पिलर 2 कहता है ये लार्ज MNE जो हैं पे एटलीस्ट ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। दूसरा पिलर कहता है कि इनको क्या है, जो MNE कमा रही है पैसा, इनको एटलीस्ट ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट देना चाहिए, जो करंटली 15% रखा है G7 की समिट में, क्योंकि इसका जो जुडिक्शन है वेयर प्रॉफिट्स में भी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये पिलर 2 और पिलर 1 की बात हमने बताई आपको। अब देखो बात आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेट थ्रेशोल्ड फॉर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की बात हो रही है, SEPs की बात है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो क्या है इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से इफेक्ट में आया, 2022 से ये इफेक्ट में आएगा दोस्तों। इसका क्या है, ये नोटिफाई करेगा ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड और यूजर थ्रेशोल्ड को। मतलब कोई नॉन रेजिडेंट है, NRI है, जो रेवेन्यू एक्सीड 2 करोड़ ट्रांजेक्शन करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी विद एनी पर्सन इन इंडिया, तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड होगा। और असल थ्रेशोल्ड होगा, यूजर थ्रेशोल्ड क्या होगा, एनी एंटिटी दैट सिस्टमेटिकली एंड कंटिन्यूसली डज बिजनेस विद मोर देन 3 लाख यूजर्स इन इंडिया, दैट इज यूजर थ्रेशोल्ड दोस्तों। 2016 की बात करें हम दोस्तों, इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ गूगल टैक्स। क्या, गूगल टैक्स जो एप्लीकेबल था पेमेंट फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस रिसीव बाई नॉन रेजिडेंट कंपनी। जो नॉन रेजिडेंट कंपनी थी वो क्या करती थी, डिजिटल एडवर्टाइज करती थी उनके लिए विदाउट ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, बिना परमानेंट एस्टेब्लिश के। डीज एक्सीड 1 लाख रुपये पर ईयर। तो कितना कर दिया गया, 1 लाख रुपये। ये बाद में क्या किया, टू NRI के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेट विद द लेवी एट द रेट ऑफ 2% कर दिया गया। द आइडिया वाज टू टैक्स प्रॉफिट ऑफ दीज ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस दैट डोंट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, सो दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम द कंट्री। लेटर अगर देखा जाए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोविजंस का, ये इंट्रोड्यूस हुआ थ्रू फाइनेंस एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग, और इन्होंने अपना स्कोप है वो बढ़ा दिया, किसमें, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के, दैट एक्यूज करेंगे ऑफ अराइज करेंगे इंडिया में और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिजनेस कनेक्शन ऑफ फॉरेन एंटिटीज इन इंडिया दोस्तों। सो दैट्स ऑल अबाउट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेट्स सम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडियन रेवेन्यू जनरेटर एंड अदर थिंग्स दोस्तों। सो नाउ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यहाँ तक था, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। फिजिकल पॉलिसी की बात हो चुकी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड, सो यू कैन see, you can watch the 2 and 3 times, more than 2 and 3 times, and you can learn this दोस्तों। ठीक है, आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, एक एक चीज़ हमने अच्छे से समझा दी है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, डू वट एवर यू कैन डू दैट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल गाइस।